अमिता बहन की आवाज में ऐसे मंगलाचरण के बाद बोलने में मुझको बहुत संकोच हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी समझ और अपनी आवाज दोनों की सीमा जानता हूं। आप सबका बहुत आभार जो आज मुझको सुनने आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मंदा बहन का बहुत आभार जिन्होंने मुझको बगैर जाने ही यहां बुला लिया है। प्रकाश भाई का बहुत आभार। प्रकाश भाई मेरे पुराने साथी नहीं हैं, पुराने साथी ही नहीं हैं, मेरे बहुत माननीय लोगों में एक हैं। इन सब का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और प्रत्येक कोई 23 साल पुरानी ये व्याख्यानमाला जिन रामलाल भाई परीख की स्मृति में हो रही है, उनको कोई 24 साल पहले हम लोगों ने विदाई दी। ये उनके जन्मदिन का व्याख्यान है। रामलाल भाई परीख हमारे गांधी परिवार के एक बड़े स्तंभ रहे हैं। शिक्षा में, प्रशासन में, आयोजना में, राजनीति में भी किसी हद तक उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। सभी क्षेत्रों में अपनी एक खास पहचान उन्होंने बनाई। ऐसी प्रतिभा वाले लोग बहुत कम होते हैं जो कई जगहों पर नए तरह की चीजों को शुरू कर पाते हैं। गुजरात विद्यापीठ जिसमें अब न पीठ बचा है न विद्या बची है, जो अपने अस्तित्व के सबसे काले पन्ने लिख रहा है, उस गुजरात विद्यापीठ को भी बनाने और उसको आकार देने में रामलाल भाई की भूमिका रही है। मैं जिस गांधी शांति प्रतिष्ठान से इन दिनों जुड़ा हुआ हूं, वो उसके भी सदस्य रहे हैं। तो ऐसे रामलाल भाई परीख की स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। गांधी जी के नाम से अगर शुरू करूं तो कई नाम बड़े बड़े दिमाग में आते हैं। बड़े लोग, बहुत विलक्षण प्रतिभा वाले लोग। कभी कभी लगता है कि अब भगवान के यहां भी इस कर के आदमी बनने बंद हो गए हैं और वहां भी शायद अब ठेके पर काम कराया जा रहा है और हमारे जैसे लोग बड़ी संख्या में बन रहे हैं। आज के व्याख्यान का जो विषय है, तो प्रकाश भाई ने कहा कि जब से ये विषय आया है तब से सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। सभी लोग एक दूसरे से पूछें कि हम कौन हैं तो अच्छी बात है, कुछ खोज होगी इसमें से। लेकिन जब अपने भीतर से ये सवाल उठने लगे कि हम कौन हैं, तब लगता है जैसे अपनी पहचान ही खो रही है और उस पहचान को पकड़ने और खोजने की कोशिश हम कर रहे हैं। मेरी कुछ ऐसी ही स्थिति है। देश भर में घूमता हूं, अपनी बातें रखता हूं, जो लोग भी सामने होते हैं उनसे, लेकिन जानता हूं कि दूसरों से बात कर रहा हूं। अब ऐसा लगता है कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि खुद से भी बात करने की जरूरत है।
तो आज आपके सामने मैं जो कुछ कह रहा हूं वो खुद से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, या कहूं कि खुद से बातचीत करते हुए अपने लोगों से बातचीत कर रहा हूं। अपने लोग कौन हैं? तो अभी इस शीर्षक के अंदर हम कौन हैं, मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको, अगर उसमें कुछ मतलब की बात मिले आपको तो उसका पूरा श्रेय मंदा बहन को है, और अगर आपको कोई मतलब की बात न मिले तो मंदा बहन को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कहीं आता नहीं है। तो मेरे मन में सवाल यह है कि हम कौन हैं। मैं कौन हूं ये नहीं कह रहा हूं, हम कौन हैं। यानी मैं जब कह रहा हूं तो अब सबको समेट कर ये बात कर रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी कोई शायद एतराज न करे इस बात पे, कि हम गांधी परिवार के लोग हैं। आप देखिए, कुछ अजीब सी बात लगेगी आपको कि गांधी के वक्त में एक से बड़े बड़े लोग हुए। इतने बड़े और इतने ऊंचे कद के लोग एक साथ एक युग में काम करते हों, ऐसा दुनिया में कम दिखाई देता है। बड़े प्रतिभावान लोग, बहुत लोकप्रिय, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या इन लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसका कोई परिवार बना? रक्त परिवार की बात नहीं कह रहा हूं। परिवार एक ही आदमी का बना, जिसका नाम गांधी है। गांधी परिवार। और मजे की बात यह भी है कि इस परिवार में गांधी के रक्त परिवार का कोई आदमी है कि नहीं, इसकी कभी फिक्र भी नहीं हुई। ये बना हुआ है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन ये है अपनी जगह पर। हम सब लोग इसी परिवार में हैं, और किसी ने किसी को इस परिवार में दर्ज नहीं किया है। हम सब ने खुद से इस परिवार को चुना है। आज तो इस परिवार की ऐसी हालत है कि बहुत सारे दूसरे किस्म के प्राणी भी इस परिवार पर दावा कर रहे हैं। यानी इस परिवार की अपनी एक जगह है, इस परिवार का अपना एक अस्तित्व है। ये परिवार कमजोर और मजबूत हो सकता है, लेकिन ये मूल्यों का परिवार है, जिसकी आस्था कुछ मूल्यों में है। हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, छूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस परिवार में हैं तो उस दिशा में कोशिश करते रहते हैं। किसने लिखा है कि तुम्हारे शहर के सारे दिए तो बुझ गए कब के। तुम्हारे शहर के सारे दिए तो बुझ गए कब के। हवा से पूछना क्या, हवा से पूछना कि दहलीज पर ये कौन जलता है। तुम्हारे शहर के सारे दिए तो बुझ गए कब के, हवा से पूछना दहलीज पर ये कौन जलता है। जब चारों तरफ एक अजीब तरह की आपाधापी मची हुई है, तब ये कौन लोग हैं जो थोड़े बहुत मूल्यों की बात करते हैं, जो इन मूल्यों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आदमी या ये लोग कहीं न कहीं इसी गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो जलता है जो दिया, जो बुझने को तैयार नहीं है, वो गांधी परिवार है।
इसीलिए जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि हम कौन हैं, तो इसका एक आध्यात्मिक जवाब भी हो सकता है, जिसकी तरफ हम बहुत जल्दी आसानी से चले जाते हैं। मुझको उसमें बहुत दिक्कत भी नहीं है। कोई आध्यात्म की नजर से भी इसको अगर समझने की कोशिश करे तो जरूर करें, क्योंकि इस गांधी आदमी नाम के आदमी ने बहुत सारी विभाजक रेखाएं मिटा दी थी। तो ऐसी एक रेखा जो आध्यात्म और भौतिकता के बीच में खींची जाती है, उसको भी इस आदमी ने मिटा दिया। तो इसीलिए मेरे लिए आध्यात्मिकता और भौतिकता कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। दो भूमिकाएं हो सकती हैं, और वो दो भूमिकाएं हर समय हमको अलग अलग तरह से निभानी पड़ती हैं। इसलिए इन दोनों में कोई विरोध नहीं है आपस में। तो हम कौन हैं, इसका एक जवाब आध्यात्म में देते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। कौन है? तो भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। जब कोई ऐसा जवाब देता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये सुनकर कहा हुआ जवाब है या तुम्हारे भीतर से सच में ऐसी आवाज उठती है कि तुम ब्रह्म हो? तुम इसको महसूस करते हो कि तुम ब्रह्म हो? आप सोच कर देखिएगा, अक्सर हम वो बातें बहुत ज्यादा कहते हैं जो बातें हम महसूस नहीं करते हैं। सुनी हुई है, कही हुई है, अच्छी लगती है तो दोहराते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर सच में आप ये महसूस करते हो, अगर भीतर से कोई ऐसी आवाज उठती है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वो हूं जो बना सकता हूं, मैं वो हूं जो मिटा सकता हूं, ऐसे सामर्थ्य की आवाज अगर भीतर से उठती है, तो वो नकली नहीं है। और मैं उसको समझता भी हूं और उसको बहुत महत्व भी देता हूं। अगर ये भीतर से आवाज उठती है तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि फिर ये भी आवाज तो जरूर उठती होगी कि अगर मैं ब्रह्म हूं, दुनिया से मेरा ऐसा नाता है, तो जिस दुनिया से मेरा ऐसा नाता है उस दुनिया में इतना अन्याय, इतना शोषण, मनुष्य की इतनी लाचारी, मनुष्य का इतना अपमान क्यों होता है? ये सवाल भी तो उठना चाहिए साथ में ही, क्योंकि ब्रह्म की प्रतीति अगर भीतर से होती है तो ये सारा कुछ ब्रह्म ही है जो सामने दिख रहा है। और इसमें जितने काले धब्बे हैं वो धब्बे भी हमको चुनौती देते हैं। उसमें से सिर्फ अच्छे अच्छे अंशों को चुन करके हम अपना माने और बाकी के बारे में बात न करें, ये कैसे हो सकता है? तो यदि हम ब्रह्म हैं, ये सारी दुनिया हमको अपनी दिखाई देती है, इसके साथ हम अपना एक रिश्ता मानते हैं, तो मुझको ये प्रश्न पूछने की जरूरत महसूस होती है कि क्या हम सब लोग यूक्रेन की पीड़ा को महसूस करते हैं? यूक्रेन आज हम सब के भीतर ईश तत्व के मर जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है, नींद टूट जाती है जब कभी ऐसा ध्यान आता है कि जब अभी मैं बिस्तर पे हूं तो यूक्रेन में क्या हो रहा है। उनके लिए यूक्रेन हथियारों का मुकाबला है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो यूक्रेन समर्थक देश हैं वो हथियार भेज रहे हैं, वो लड़ाई बंद हो इसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सामने से जो हथियार है वो तो है। और हमारे लिए यूक्रेन क्या है, ये कहते हुए मुझको शर्म तो आ रही है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हमारे लिए यूक्रेन सस्ता तेल पाने का एक मौका है। खून से तेल निकलता है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। एक लड़की यूक्रेन की पिछले दिनों दिल्ली में मिली मुझको, तो उसने कहा कि आपको ये परिस्थिति समझ में आती है कि अगर रूस आज युद्ध बंद कर दे तो यूक्रेन बच जाएगा।
यूक्रेन अगर आज युद्ध बंद कर दे तो यूक्रेन समाप्त हो जाएगा। इतने कठिन चुनाव के बीच में हम खड़े हैं। अब आपकी हिंसा और अहिंसा की सारी बहस बेमानी हो जाती है, कोई मतलब नहीं रखती है। एक छोटा सा मुल्क एक बहुत बड़े दानवाकार ताकत के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसको आप इस तराजू पे नहीं तौल सकेंगे जब तक आपके पास भी गांधी की तरह का लचीला दिमाग नहीं हो। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब पोलैंड पर हमला हुआ और पोलैंड वाले लड़ गए हिटलर से, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसको ऑलमोस्ट अहिंसा मानता हूं। बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया उन्होंने कि बिल्ली के मुंह में दबा हुआ चूहा अगर उलटकर उसको काटने की कोशिश करता है तो हिंसा नहीं है। ये जो बारीक सी लकीर है, ये लकीर बताती है कि अगर आप इसको समझते नहीं हैं तो आप में अहम ब्रह्मास्मि की आवाज उठ ही नहीं सकती है। ये आवाज कभी बुद्ध के मन में भी उठी थी। सारी दुनिया के इस अस्तित्व में से अपने को एकाकार करने की आवाज जब बुद्ध में उठी तो उन्होंने सिर्फ चोला नहीं बदला, ब्रह्म ही बदल दिया। वो जो 3 बातें बुद्ध कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और आखिर में कहते हैं धर्मम शरणम गच्छामि। पहले 2 की बात तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं धर्मम शरणम गच्छामि, तो धर्म है क्या चीज? यही वो ब्रह्म है जिसके आखिर में जिसके पास आपको पहुंचना है। आखिर में जो जिससे एकाकार होना है वही ब्रह्म है, जिसको वो धर्म कहते हैं। धर्मम शरणम गच्छामि यानी अपने ही शरण में जाने की जरूरत है। आपके भीतर अगर ऐसी ईमानदार आवाज उठती है तो आप महसूस करोगे कि आप ही हो जो हथियार भी हो और साध्य भी हो, दोनों आप ही हो। इन दोनों के बीच कोई द्वैत नहीं है, इन दोनों के बीच कोई विभाजन नहीं है। तो ब्रह्म की प्रतीति के 3 सोपान हैं बुद्ध के दर्शन में। जब वो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो गुरु को समझने की कोशिश करो। गुरु क्या कह रहा है इसको समझो। वो गांधी बेचारे कहते मर गए ना कि मैं रात दिन बैठकर 5 पत्रिकाएं निकालता हूं, रात दिन लिखता हूं। कांग्रेसी ये मानते हैं कि ये सब दूसरों के लिए लिखते हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको समझने की क्या जरूरत, हम तो गांधी के साथ ही काम करते हैं। तो गुरु को समझना भक्ति नहीं, अगर मैं कह सकूं तो ज्ञान भक्ति हो तो बुद्ध कहते हैं कि एक सोपान पूरा होता है। फिर वो कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि, मैं नहीं रह जाऊंगा। तब जो द्वंद्व खड़ा होगा उस द्वंद्व का निराकरण कहां होगा? तो कहते हैं साथ में बैठो। संघ यानी साथ, जो भी मुझको मानते हैं वो सब लोग साथ में बैठे और दिशा खोजने की कोशिश करें। और कहते हैं कि आखिरी सोपान ये है कि अगर संघम शरणम गच्छामि से भी रास्ता न निकले तो धर्मम शरणम गच्छामि, तब खुद की शरण में जाओ, अपनी प्रज्ञा को टटोलो, वहां रास्ता ढूंढने की कोशिश करो, वहीं से कोई मार्ग मिलेगा। क्योंकि अब मैं नहीं हूं। तो चुनौतियां जो हैं वो रूप बदल बदल कर आएंगी, परिस्थितियां नई से नई बनकर आएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस परिस्थिति में क्या करना है। तो पुरानी बातों को दोहराने से
गांधी की बहुत सारी चमकीली कथाएं कहने से आज के वक्त का जवाब आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि उसकी उस गहराई में हम उतरे नहीं। मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, नए हादसों का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। नई चुनौतियां कहां पे हो बताओ, वहां जाकर जवाब ढूंढना है। पुराने पन्ने उलट उलट के क्या जवाब मिलने वाला है? वो गांधी के पन्ने हो, विनोबा के पन्ने हो, जयप्रकाश के पन्ने हो, इतिहास में चले गए। तुम आज वर्तमान के सामने खड़े हो और वर्तमान तुमसे पूछ रहा है कि इसका रास्ता क्या है। तो नए हादसों का पता बता, ये वही कर सकता है जिसने बुद्ध के इन तीनों सोपानों को समझा भी हो और कुछ हद तक पार भी किया हो। हम कौन हैं, इसका एक जवाब कबीर ने भी दिया है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नीचे दरिया, दास कबीर जतन सो ओढ़ी, जस की तस धर दे नीचे दरिया। क्या मतलब निकालेंगे आप इसमें से? गौर से देखिए, जस की तस धर दी नीचे दरिया से पहले दास कबीर जतन से ओढ़ी भी है। यानी उसने ये नहीं कहा कि ये जो मिला है, जो चुनौती सामने आई है, ब्रह्म का जो ये आवाज भीतर से उठ रही है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इसको रख देने की जरूरत है। नहीं, वो कहता है दास कबीर जतन से ओढ़ी, ओढ़ी तो उसने भी, इस्तेमाल तो उसने भी किया, लेकिन ऐसा किया जैसे जस की तस धर दी। उससे पहले कहता है सुर नर मुनि ओढ़ी, ये बड़े लोग हैं, साधक लोग हैं, मुनि हैं, ऊंचे पहुंचे हुए लोग हैं। उन लोगों ने ओढ़ी और गंदी कर दी, ओढ़ के मैली की नीचे दरिया। इस बारीक फर्क को याद करने की, समझने की जरूरत है। यानी जो चुनौती है दुनिया की, इससे मुकाबला करना है, इससे मुंह फेर के हट जाना नहीं है। इससे मुंह फेर लेने में किसी तरह की विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस बात की है कि तुम इसका सामना भी करते हो और फिर भी इसको जस की तस धर देते हो, गंदी नहीं करते हो। साधना है, लेकिन साथ में एक व्यवहारिक चुनौती भी वो स्वीकार करते हैं। नहीं तो जस की तस धर दी नीचे दरिया ही कह देना काफी था, ओढ़ के मैली की नीचे दरिया कहने की जरूरत नहीं थी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ये भी कहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो चुनौतियां सामने से आ रही हैं, उनसे मुंह फेर कर हटिएगा, कुछ उसकी बड़ी दार्शनिक व्याख्याएं कर लीजिएगा, इससे बात बनेगी नहीं। उस लड़की की बात याद कीजिए कि अगर यूक्रेन ने लड़ना छोड़ दिया तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। यहां जब आप पहुंच जाते हैं, तब दरअसल में असल सवाल का मुकाबला आप करते हैं। इसीलिए श्रद्धा और प्रतिबद्धता दो चीजें हैं, और दोनों के साथ आपको जीना है, दोनों के साथ आपको चलना है। ये दुनिया हाथ में लेनी पड़ेगी, और हाथ गंदे भी होंगे। गंदगी करने के लिए गंदा होना एक बात है, और सफाई करने के लिए गंदा होना एक बात है। इसलिए सफाई करने में हाथ गंदे होंगे, ये जस की तस धर दी नीचे दरिया से पहले जो वो कह रहे हैं कि दास कबीर जतन सो ओढ़ी, वो प्रक्रिया है। ओढ़ते तो वो भी हैं, छोड़कर नहीं हट जाते हैं।
इसीलिए कबीर अपने समय में समाज से लड़ने वाले सबसे बहादुर व्यक्ति हुए। कोई ऐसी कुरीति नहीं है समाज की जिसके ऊपर हमला वो नहीं करते हैं, और हमला छिप कर नहीं करते हैं, सीधे सीधे करते हैं। काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इससे ज्यादा सीधी बात क्या बोल सकते हो? एक संत आदमी बोल रहा है और क्या रहा है, भगवान बहरा हो गया है क्या जो इसके ऊपर चढ़कर बांग लगा रहे हो? ये भूमिका जो है, इस भूमिका को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस गांधी परिवार से आते हैं, इस आदमी ने इन बहुत सारी चीजों को अपने भीतर समेट कर रखा था जिसको हम पहचान नहीं पाए। गांधी से ज्यादा अशांति पैदा करने वाला कोई दूसरा आदमी इतिहास में मैंने पढ़ा नहीं, और वो शांति के प्रतीक हैं, शांति के दूत हैं। तो उनकी शांति में जो अशांति छिपी है, उस अशांति को भी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सवाल गालिब के सामने भी आया, हम कौन हैं? वो भी बहुत सर धुनते हैं। गालिब कबीर की कोटि के आदमी हैं, उनकी शायरी वारी में वो सारी बातें छिप गई हैं, या कहूं मैं कि उनका शायरी वाला चेहरा इतना ज्यादा सामने लाया गया है कि वो जिस बात का दरअसल में जो बात थी गालिब के सामने, वो काफी छिप जाती है। लेकिन वो भी इन सवालों को जूझते हैं। तो मैं कौन हूं? तो कहते हैं न कुछ था तो खुदा था। आप शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो गहराई में जाएंगे। न कुछ था तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, मैं न होता तो क्या होता। ये जो कुछ बनने की कोशिश में हम लगे हैं, कबीर कहते हैं यहीं तो जाकर गड़बड़ हो जाती है। कुछ नहीं थे तो भगवान तो थे ही, ईश्वर के ही तो अंश हैं। इसलिए कहते हैं न कुछ था तो खुदा था, और न कुछ होता तो खुदा होता। कुछ बनने की कोशिश नहीं की होती है, आदमी ही बनकर रह गए होते तो खुदा तो ही थे। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अब वो बात कहां ले जा रहा है? बनने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बनना मतलब अपने को बचाकर निकाल लेना। कहता है इससे चलेगा नहीं, ये बनने की कोशिश में ही सारा डूब जाते हैं। जो है उसके सामने खड़े होना है, क्योंकि खुदा हूं, नहीं कुछ होगा तो भी खुदा होगा। तो कबीर जिस जतन से ओढ़ने की बात कहते हैं, गालिब उसको होने की बात से जोड़ते हैं। ब्रह्म से अलग अपना अस्तित्व बचाकर रखना, गांधी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो सत्य की खोज में से बाहर निकल जाना है। सत्य की खोज अगर करते हो, ये कोई मूल्य है जिस मूल्य में हम अपना जीवन लगाना चाहते हैं, अपनी सोच बनाना चाहते हैं, तो बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो डेविड शीन ने पूछा ना आखिरी दिनों में गांधी से, दिल्ली के उस दंगे के दौर में आखिरी समय है और हवा में चर्चा है कि गांधी उपवास पर जा रहे हैं, और 80 साल का आदमी उपवास पर जाएगा तो चला ही जाएगा, तो काफी तनाव है सब तरफ। उसमें डेविड शीन मिलने आता है। डेविड शीन सिर्फ पत्रकार नहीं है, गांधी के दीवाने लोगों में एक है। इसीलिए उस कठिन समय में भी गांधी उससे मिलने के लिए समय देते हैं। जब खत्म हो जाती है बातचीत, बहुत ही मार्मिक विवरण लिखा है उसने उसका।
तो कहता है देवऋषि कि कल थोड़ा और समय मिलेगा। तो कहते हैं समय की क्या दिक्कत है, मैं रहूंगा कि नहीं ये पता नहीं। और फिर कहते हैं कि आज तक जो करता आया हूं, उपवास करो, ऐसा करो, थोड़ी आग को ठंडी करो, ये जो कलमश सामने से उमड़ता हुआ आ रहा है इसका मुकाबला करके इसको थोड़ा रोको। अब लगता है कि शायद अंतिम बलिदान देने का वक्त आ गया है। अब की जो आग है ये आखिरी बलिदान से ही शायद बुझेगी, ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो शायद जाना ही अब आने की घड़ी है, ये गांधी कह रहे हैं। तो ये जो सीधा मुकाबला है परिस्थिति का, ये तुमको यहां तक खींच कर ले जाता है जहां पर तुम जीवन और मृत्यु के इस भेद को भी पार कर लेते हो। तुम समझते हो कि जीने की एक जो ढंग आज तक रहा है, इसको बदलूंगा तो शायद मुकाबला ज्यादा अच्छी तरह कर पाऊंगा। ये बहुत शायद शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल हो, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हम सब लोग आज अगर गांधी परिवार में शामिल होने की थोड़ी भी योग्यता रखते हैं तो अभी इस कगार पर खड़े हैं, यहां पहुंचे हैं। कि इस एकात्मता को, इस एकता को बहुत तेजी से प्रकट करने की जरूरत है। भाषण, शास्त्र, सिद्धांत, इन सब की अपनी एक मर्यादा है। जब आप उस मर्यादा के पार की जगह पर पहुंचते हैं तो आपको जवाब कुछ दूसरी तरह से देना पड़ता है, जैसा गांधी उस समय देने की कोशिश कर रहे थे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, ये पाकिस्तान का एक शायर है, उसने लिखा, बड़ी ही सुंदर चीज कही उसने कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। तो जब तुम्हारे मन में बलिदान की ऐसी आकांक्षा जगती है, जब तुम ये पहचान पाते हो कि अब फना होने की घड़ी है, आखिरी दांव खेल जाना है, तब तुम्हारी सूरत गजल से मिलने लगती है। यानी तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी तस्वीर बन जाती है, तुम्हारा चेहरा बन जाती है। तब तुम अलग नहीं रहते हो उससे। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज आपको आज नजर आती है क्या? विनोबा को भी इस सवाल का सामना करना पड़ा और उन्होंने एक सूत्र बनाया, ब्रह्म सत्य जगत स्फूर्ति जीवनम सत्य शोधनम। यह एक संस्कृत का श्लोक है जिसको थोड़ा बदल कर उन्होंने बनाया। इसमें जहां समझने की बात हुआ है कि अगर जगत स्फूर्ति है तो जगत की जो सारी बुराइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनमें से आपको स्फूर्ति मिलती है क्या? जगत तो पूरा ही है। जगत में से एक हिस्सा निकाल लेने से तो जगत अधूरा हो जाता है। तो अगर आपने आध्यात्म का एक बड़ा आडंबर खड़ा कर लिया और उसके भीतर आप बैठ गए, तो आपने जगत में से अपने लिए एक हिस्सा निकाल लिया, जगत तो बाहर ही रह गया। जगत तो अपने चमकीले और अंधेरे दोनों पक्षों के साथ आपके सामने खुला हुआ है। उससे स्फूर्ति मिलती है क्या आपको? उनको देखकर लगता है क्या कि अभी तो कुछ और करने की जरूरत है, अभी तो और भी चुनौतियां हैं जिनका मुकाबला करना है। नए हादसों का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। तो जगत से हमको विरक्ति होती है। एक बड़ी जमात है
जो बहुत बारीक काटती है चीजों को। लेकिन बारीक काटने से सामने का जगत बदल नहीं जाता है, वो तो वैसा ही है। ये जो सामने का जगत है ये बहुत कठोर है, ये इंसान को इंसान के नाते मानने को तैयार नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं जब मैं दलितों के अखबार पढ़ता हूं। पता नहीं आप लोग कितने लोग, उनके अखबार जो निकलते हैं वो दो दुनिया ही बनी हुई है, हम पहचान नहीं पाएंगे। तो जब वो अंबेडकर ने गांधी पर आक्षेप उठाया ना कि आप क्या दलितों की बात करेंगे, आप दलित पैदा ही नहीं हुए हैं, तो बहुत सही बात कह रहे थे। उस समाज के साथ जब तक आप जुड़ते नहीं हो तब तक उस अपमान को आप समझ नहीं सकते हो जो हो रहा है। आज की तारीख में हो रहा है। उनके अखबार जब मैं पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि हमारे अखबार और इनके अखबार इतने अलग अलग दुनिया की खबर कहां से लाते हैं। वो हमारी ही दुनिया है, उसमें से स्फूर्ति मिलती है क्या? अगर विनोबा का ये सूत्र सही है कि जगत से स्फूर्ति मिलती है तो उससे भी स्फूर्ति लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं ले सकोगे तो आप आधी दुनिया को छोड़ रहे हो। तो जीवनम सत्य शोधनम का मतलब ही यही है कि सत्य इतना बड़ा हो कि दूसरे सब कुछ भी आपके अंदर समा सके। सेलेक्टिव नहीं हो सकते आप। सेलेक्टिव होना एक क्राइम है। इस समय आपको इन सब चीजों को एक साथ समेट कर देखना होगा कि क्या सच में ऐसी ताकत है हम लोगों के भीतर कि हम इसका कोई जवाब ढूंढ सकें, अपने निजी तौर पर भी और अपने सामाजिक तौर पर भी। तो समस्याओं से मुंह फेर लेना, जो साधन संपन्न हैं उनके सामने झुक जाना, जो सत्ता संपन्न है उनसे डर जाना, ये सत्य शोधन नहीं है। इसमें से कोई स्फूर्ति नहीं आती है। इसीलिए जो चुप्पी छाई है चारों बगल, हर आदमी बोलने से पहले देखने लगा है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। अगर सुनने के से डरते हो तो बोलते क्यों हो? बोलते हम तभी हैं जब हम दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। तो आज हर कोई डरा हुआ है। मैं लिखता हूं अखबारों में, मेरे कई अखबारों में कॉलम चलते थे, अब नहीं चलते हैं। अब वही संपादक फोन करके पूछता है जो पहले पूछता था फोन करके कि सर इस बार का कॉलम नहीं आया। वह पूछता नहीं है कि नहीं आया, वो सोचता है नहीं आया तो अच्छा ही है। अगर आ गया तो ये भी फोन करके कहता है सर जरा संभाल के लिखिए। हमने कहा क्या चीज संभालूं? झूठ संभाल कर लिखूं ऐसा कहना चाहते हो? नहीं तो सच को क्या संभालूं मैं? यही है जो लिख रहा हूं, यही मेरे मन में सच है, वो लिख रहा हूं। तो हर कोई सावधान है, डरा हुआ है। किससे डरे हुए हो? किस बात का डर है? तो आखिरी डर तो एक ही है ना कि मारे जाओगे। तो लोग रोज ही मारे जा रहे हैं। इतने लोग कभी भी मारे नहीं जाते थे जितने आज मारे जा रहे हैं। जितने लोग आज अपने विचारों के कारण भारत की जेलों में बंद किए गए हैं, इतने लोग आजाद भारत में कभी बंद नहीं थे। ये बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और अगर नहीं कहेंगे तो आपको स्फूर्ति नहीं मिलती है इस परिस्थिति से। इस जगत से स्फूर्ति अगर पानी हो तो यह कहने की हिम्मत करनी पड़ेगी। हम असहमत हो सकते हैं जो जेलों में बंद हैं। ये भीमा कोरेगांव के केस में जो लोग बंद हैं मेरे दोस्त लोग हैं, जिनको लंबे वर्षों से मैं जानता हूं। उनसे मैं बहुत घोर असहमति है मेरी। लेकिन जितनी जोर से मैं अपनी असहमति कहता हूं उतनी ही जोर से मैं कहना चाहता हूं कि वो देशद्रोही नहीं है।
उनको कोई देशद्रोही बना नहीं सकता है। इतने गहरे देशभक्त, इतने गहरे मानव प्रेमी लोग हैं, उनकी राय अलग है। तो क्या जिसकी राय अलग होगी वो जेलों में जाएगा? ऐसा ही लोकतंत्र सोचा था हमने? अगर नहीं सोचा था तो इसके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप प्रिय से प्रिय तरीके से बोलो, लेकिन बोलो। ये चुप्पी सारे समाज को गूंगा बना रही है। आपकी चुप्पी दूसरों तक महामारी की तरफ फैल रही है। ये कोरोना है, बचिए। अगर प्रतिकार नहीं है तो ब्रह्म भी खोया आपने, सत्य भी खोया आपने। इसीलिए गांधी आखिर में ये कहते हैं, जब हिंद स्वराज्य में लिखते हैं तो आखिरी में आकर ये कहते हैं कि अगर इस किताब में जो कहा है मैंने, ये सत्य आपको समझ में आया है तो आप चैन से बैठ नहीं सकते हैं। ये गांधी का कोटेशन कह रहा हूं आपसे। इस किताब में जो कुछ मैंने लिखा है अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप चैन से बैठ नहीं सकोगे। इस बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप रात दिन कोशिश में लग जाओगे। इसका मतलब हुआ कि गांधी परिवार में अगर हम हैं, गलतफहमी से आ गए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर सोच कर आए हैं, कुछ बात है जो जुड़ती हुई लगती है, तो साथ में ये जिम्मेवारी भी आती है इस परिवार की सदस्यता के फॉर्म में। पहले नंबर पर अगर कुछ लिखा है तो लिखा है चुप नहीं रहो, निष्क्रिय मत बैठो, लोगों से संपर्क करो। ये तीन बातें अगर आप नहीं स्वीकार करते हैं तो इस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं कौन हूं, ये सवाल जब मैं पूछता हूं खुद से, और कहीं न कहीं खुद को मानता हूं कि मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं और इस परिवार के सदस्य बनने की ज्यादा योग्यता हासिल करना चाहता हूं, तो महसूस करता हूं कि मैं उदासीन नहीं रह सकता हूं। तब मैं महसूस करता हूं कि मैं चुप नहीं रह सकता हूं। तब मैं महसूस करता हूं कि मैं दूसरों से बात करना बंद नहीं कर सकता हूं। तो हमारे चारों ओर जो घट रहा है इसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और ये जुड़ाव इतना गहरा और जीवंत है कि मुझको हर समय अपनी राय प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी राय भी गलत हो सकती है, इसीलिए तो हम सब हैं जो एक दूसरे की राय को संभालते हैं, एक दूसरे की राय को रास्ते पर लाते हैं। इसलिए तो आपस में बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई एक ही सब कुछ समझता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अपनी समझ बंद कर लें तो समझना ही बंद हो जाता है। इसलिए अपनी राय रखना और अपनी बात को समझाना और दूसरे की बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एक लोकतांत्रिक वातावरण बना रहे, ये बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के दौर में जब मैं जेल में था तो मैं कभी कभी रात में हंसता था सोच करके कि मैं जेल में क्यों हूं। हम तो इस डेमोक्रेसी को अधूरा, कमजोर, किसी बहुत मतलब का नहीं मानकर एक नई डेमोक्रेसी को रचने में लगे हुए थे। हमारा तो कुछ लेना ही देना नहीं था इससे। जिनको गुरु माना था उन्होंने सिखाया था कि बूथ के करीब नहीं जाना, वहां भूत रहता है। तो कभी वोट भी नहीं डालने जाते थे। वोट पहली बार डाला 1977 में, उससे पहले वोटिंग नहीं की थी कभी। तो मैं क्यों जेल में आया? तो जवाब खुद ही से ढूंढ कर मिलता है। तो समझ में आया कि जो टूटा फूटा सा लोकतंत्र है, कमजोर सा, अधूरा सा, ये लोकतंत्र तुमको मौका देता है कि तुम इसको ज्यादा पूर्ण बना सकते हो।
अगर ये टूटा फूटा ढांचा भी हाथ से निकल गया तो इसको पूरा बनाने का मौका भी हाथ से निकल जाता है। इसीलिए इस टूटे फूटे को बचा कर रखना पड़ता है ताकि इसका अगला बेहतर संस्करण तुम तैयार कर सको। इसलिए ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। इसलिए तुम इसको छोड़कर मुंह नहीं फेर सकोगे। इसलिए वो लक्ष्मण रेखा जो विनोबा ने खींच कर दी थी हमको, उसको पार किया हमने। तो मैं जब ये सवाल पूछता हूं कि हम कौन हैं, तो उसका मेरा जवाब बहुत सीधा सा है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। इसलिए ये सारी जिम्मेवारियां हमने खुद से स्वीकार की हैं। आप फैसला कर सकते हो हम इस परिवार में रहें कि नहीं। नहीं रहने का फैसला करोगे तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि इस परिवार के बाहर कोई परिवार नहीं है। इस परिवार के बाहर लूट है, झूठ है, धोखा है। अगर उस टोली में शामिल होना चाहते हो, चुनाव आपका है। लेकिन अगर इस परिवार में हैं तो इन जिम्मेवारियों से आप मुंह अगर मोड़ेंगे तो दिक्कत होती है। तब अपनी पहचान खोने लगते हैं। तब जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं खुद से ही पूछता रहता हूं कि मैं कौन हूं। ये सवाल हम सबके दिल में उठना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं इस परिवार में हूं, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेवाग्राम के आश्रम में बापू की कुटी के पीछे आखिरी निवास नाम की एक कुटी है। उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर गांधी जी का एक कोटेशन लिखा हुआ है। जितनी बार जाता हूं उतनी बार पढ़ता हूं और हर बार एक नई तरह से उसको समझकर लौटता हूं। उस कोटेशन में गांधी कहते हैं कि जैसे अपनी मौत से पहले फतिंगा रोशनी के चारों बगल नाचता है, मनुष्य जाति भी वैसे ही वैभव के इस चकाचौंध के अगल बगल नाच रही है। मैं चाहता हूं कि इस रोशनी में गिरकर ये फतिंगा जल न जाए, क्योंकि वो फतिंगा जो नाचता है वो आखिर में उसी आग में गिर जाता है और खत्म हो जाता है। कहते हैं मैं उसको रोकने में लगा हुआ हूं। मैं नहीं जानता हूं मैं रोक सकूंगा कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं कभी उस फतिंगे की तरह रोशनी के इर्द-गिर्द नाचूंगा नहीं। मैं अपनी आस्था की जमीन पर खड़ा हूं। मैं इसमें जल मरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस अंतिम सांस तक इससे लड़ूंगा। तो अपनी आस्था चुने हम लोग। क्या चीज है जिससे हम लड़ना चाहते हैं? क्या चीजें हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं? क्या चीजें हैं जिनसे हम सबको बचाना चाहते हैं? तो 4 बातें कह के मैं अपनी बात आज समाप्त करूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं जो हमारे ध्यान में होनी चाहिए, वह है इस भारतीय समाज की जो संरचना है, इसको समझना और इसके सामने खड़े होना। भारतीयता से छोटी कोई पहचान नहीं है जो गांधी परिवार का कोई सदस्य स्वीकार कर सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम गुजराती नहीं हैं, हम बिहारी नहीं हैं, हम यूपी वाले नहीं हैं, हम दक्षिण वाले नहीं हैं। ऐसा हम लोग कहते हैं, महसूस भी करते हैं क्या कि ये छोटी पहचानें हमको समा नहीं सकेंगे। तुम मुझको हिंदू नहीं बना सकते हो, तुम मुझको मुसलमान भी नहीं बना सकते हो, तुम मुझको किसी दूसरे धर्म में नहीं शामिल कर सकते हो, क्योंकि इन सारे धर्मों को मिलकर जो एक बड़ा धर्म आया है मैं उसमें शामिल हूं। क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि कुमार प्रशांत बना नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म के विरासत से,
मुझको बहुत सारी चीजों ने प्रभावित किया। मैं महसूस करता हूं कि गालिब नहीं होते तो मैं नहीं होता जो मैं आज हूं। मैं महसूस करता हूं कि जितना कुछ वेद पुराण मैंने अब तक पढ़ा है, वो अगर नहीं पढ़ा होता तो मैं बन नहीं पाता। तो कई तरह की संस्कृतियों ने, कई तरह के प्रवाहों ने मिलकर मुझको बनाया है। मैं एक को ये दावेदारी कैसे करने दूं कि मैं उसका बनाया हूं? ये एहसास मुझको होता है, इसलिए मैं रिजेक्ट करता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, और इसलिए मैं हिंदुस्तानी से छोटी किसी पहचान के साथ जुड़ नहीं सकता। आप जोड़ने के लिए आना मत मेरे पास। तो जो गांधी का झाड़ू है ना, जिसका प्रतीक आपके मोदी जी को बहुत प्यारा है, वो झाड़ू का प्रतीक गांधी का, उससे अच्छा कोई प्रतीक हो ही नहीं सकता। समझना सिर्फ इतना है कि उस झाड़ू से, गांधी के उस झाड़ू से सड़क भी साफ होती थी और मन की गंदगी भी साफ होती थी। वो झाड़ू दोनों जगह काम करता था। उस झाड़ू से सभी पिटे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नीचे तक सबकी पिटाई हुई है झाड़ू से। वो झाड़ू हमेशा हमारे मन में चलता रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी हमारे मन में भी जमती है। आदमी हैं हम लोग भी, बहुत तरह के प्रवाह प्रभावित करते हैं। कोई चीजें अटक जाती हैं, फिल्टर नहीं हो पाती हैं। उसको फिल्टर करने के लिए सावधानी की जरूरत है कि अपने अंदर वो झाड़ू हमेशा चलती रहे। धागे मत खींचो। भारतीय समाज की इस बनावट के धागे खींचने की कोशिश मत करो, बहुत बड़ा गुनाह करोगे, क्योंकि हजारों साल की संस्कृतियों के सम्मिलन ने इस समाज को खड़ा किया है। ये छोटी सी चीज नहीं है। तुम्हारी कुर्सी के छोटे से खेल में देश टूटा है। वो भूगोल नहीं टूटा था, संस्कृति टूटी थी। आज तक उसको भुगत रहे हैं हम। सीमा की इधर कहो या उधर कहो, उसको पहचान नहीं पाए हम लोग कि वो हुआ क्या। हमने समझा राजनीतिक विभाजन हो गया, उससे कोई बड़ी घटना हो गई थी। अब अगर होगी तो तुम संभाल नहीं सकोगे। इसीलिए धागे मत खींचो, न धर्म के धागे, न जाति के धागे, न दूसरे तरह की पहचानों के धागे मत खींचो। इन धागों को, इस बनावट को मजबूत बनाने में अपनी ताकत लगाओ। दूसरी बात इस हम लोगों को जो समझनी चाहिए वो ये कि हम लोग गरीब देश के निवासी नहीं हैं। गांधी का ही कोटेशन कहूं आपको तो कहते हैं कि गरीबी का तो मैं जानी दुश्मन हूं, क्योंकि गरीबी आदमी का जितना अपमान करती है उतना दूसरा कोई नहीं करता। मैं चाहता हूं कि सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए सोने की सीढ़ी बना लें, इतना वैभव समाज में होना चाहिए। ये गांधी कह रहे हैं, कोई एलन मस्क नहीं कह रहा है। इतना वैभव हो समाज में, इतना पैसा हो कि हर आदमी सोने की सीढ़ी बना ले। लेकिन इसमें एक कैच वर्ड है, जिसको मिस करेंगे तो गांधी ही मिस हो जाएंगे। वो कैच वर्ड क्या है? हर कोई, सभी लोग सोने की सीढ़ी बना सकें, इतना वैभव समाज में चाहता हूं। जब आप सभी लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में संसाधन ही नहीं है उतने कि हर कोई सोने की सीढ़ी बना सके। दुनिया में इतना लोहा नहीं है कि लोहे की सीढ़ी बन सके। दुनिया में एक ही चीज है इतनी की जिसकी सीढ़ी बना सकते हो, वो है आपस का प्रेम और विश्वास। उसकी सीढ़ियां बनाओ तो गांधी की सीढ़ी तैयार होगी। इतना वैभव लाना है विश्वास का और प्रेम का। तो वो वैभव आएगा कहां से? अपने भीतर विश्वास और प्रेम होगा तभी तो आएगा। इसलिए हम लोग एक संसाधन की सीमा में जीने वाले दुनिया के निवासी हैं। इसलिए हम सब की जीवन शैली कैसे बननी चाहिए? तो गांधी कहते हैं स्वेच्छा से स्वीकारी हुई गरीबी।
बहुत ही कमाल का शब्द है ये। स्वेच्छा से स्वीकारी हुई गरीबी, अपनी अपनी मर्यादाएं खुद तय करो। कितने की जरूरत में जीना चाहते हो? किसी ने कहा कि जवाहरलाल तो कमीज कुर्ता पैजामा पहनता है, उसके ऊपर साचकन भी लगाता है। तो बोले हाँ मालूम है मुझको। मैं जवाहरलाल से पूछा मैंने, कितनी अचकन पहनोगे? 2 पहनोगे तो माफ कर दूंगा, तीसरी पहनोगे तो तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। यानी उसके अचकन पहनने पर वो रोक नहीं लगाना चाहते हैं, अचकन की मर्यादा तय करवाना चाहते हैं। हम लोग भी अपने जीवन की मर्यादा खुद तय करें ना। कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आप सब जो यहां बैठे हैं, स्वाति नाराज होगी मैं कहूंगा तो, लेकिन कहता हूं कि लड़कियां जितनी बैठी हैं, महिलाएं जितनी बैठी हैं, वो अपने घर की अलमारी को यहां बैठे बैठे याद करें और ये सोचें कि उसमें रखी हुई कितनी चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी चीजें जो रखी हुई हैं। जो रखी हुई हैं वो गांधी की हैं, उसको दे दीजिए, मुक्त हो जाइए उससे। तो मैं इसका एक ही बहुत लॉजिकल तरीका समझता हूं कि अपनी अपनी चीजों की मर्यादाएं हम खुद तय कर लें। अच्छा पहनो, सुंदर रहो, दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना? तो अपने संसाधनों की मर्यादा के भीतर जीने वाला एक जीवन अगर बनाना हो तो आज की बहुत सारी चीजें जो व्यर्थ में इकट्ठी हो रही हैं, जिनको कभी हमने तर्क से समझने की कोशिश नहीं की, उनको छोड़ना पड़ेगा। बगैर दर्द के, बगैर लाचारी के, सोच करके कि इसकी जरूरत नहीं थी। ओवर पॉपुलेशन, कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैं यूरोप गया था, तो इतनी गालियां सुनाई हम लोगों को, एशिया और पिछड़े मुल्क के लोगों को, कि भाई आपकी तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसको खिलाते खिलाते हमारा दम टूट रहा है, आप पॉपुलेशन तो कंट्रोल करो। तो मैंने पूछा था मंच से, ओवर पॉपुलेशन क्राइम है कि ओवर कंजम्पशन भी क्राइम है? दोनों क्राइम तो समझना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो कि ओवर पॉपुलेशन का क्राइम हम कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, तुम तो ओवर कंजम्पशन का क्राइम कर रहे हो। तुम तो दुनिया के सारे रिसोर्सेज खा रहे हो। तो दोनों पर कुछ बात होनी चाहिए। पॉपुलेशन जरूर कम होनी चाहिए, कम करनी चाहिए, लेकिन आपका जो संसाधनों का जो बंटवारा है उसका भी कोई हिसाब करोगे कि नहीं करोगे? ये दोनों क्राइम हैं। लेकिन ये दोनों क्राइम दोस्तों सिर्फ पश्चिम के लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी अपने जीवन में कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन से निकालेंगे अगर, तो उनको कहने के लिए ज्यादा हकदार हो सकेंगे। हम तो उनकी तरह का जीवन बनाने में लगे हुए हैं। इससे बचने की जरूरत है। दृढ़ता से, निर्णय से, निश्चय से करके इससे निकलने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि पर्यावरण का संकट हो गया है। संकट से बचना तो बहुत आसान सी बात है। संकट को आने नहीं देना है, इसलिए बचना है। यह संकट पूरे मनुष्य जाति को प्रभावित कर रहा है। तीसरी बात, विकास किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। इन तीनों सवालों के जवाब अगर जिस विकास की योजना में से नहीं निकलते हैं, वो अपने काम की नहीं है। तो भाई 4 पांव अगर रहता तो बहुत तेजी से दौड़ते, 2 पर थक जाते हैं, 4 होते तो और तेजी से दौड़ते, लेकिन 4 तो हैं नहीं, 2 ही हैं। तो उतना ही दौड़ेंगे जितने 2 से दौड़ सकते हैं। उसी तरह से जीवन में वही विकास हमारे लिए स्वीकार्य है जो विकास दूसरों के संसाधनों को खा करके नहीं आता है। ये बात अगर समझ में आती हो तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों लगाना चाहिए। मैं मानता हूं नहीं, गलत बात है यार। जो दुर्गम स्थल बने हुए हैं, हमारी श्रद्धा के स्थल है, जाने की हिम्मत हो तो जाओ,
2-4 लोग जाएंगे, कोई तेनसिंग पहुंचेगा, कोई हिलेरी पहुंचेगा। हर आदमी को एवरेस्ट पर झंडा गाड़ने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को यंत्र के सहारे वहां जाकर अपना पॉल्यूशन फैलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो विकास नहीं है। तो हमको कहना चाहिए कि ये विकास है ही नहीं जिस विकास की बात कर रहे हो। विकास के आधार 3 ही 4 हैं। अपनी पूंजी हो, आपके अपने रिसोर्सेज हो, आपका अपना प्रोडक्शन हो, आपका अपना उत्पादन हो, और आपके अपने उत्पादक हो। ये 3 अगर होते हैं तो हमारे विकास की कल्पना पूरी होती है। अपने रिसोर्सेज से, अपने लोगों के अभिक्रम से, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जो हम पैदा करते हैं उसको विकास कहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई विकास नहीं। तो अब सोच लीजिए कितनी सारी चीजें निकल जाती हैं। जिस विकास को करने में 2014 से एक सरकार रात दिन लगी हुई है। इतना विकास करने में लगी हुई कि उसका अपना विकास बंद हो गया है। उससे पूछें कि भैया किसके लिए सब कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो तो सुसाइड कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो तो एनिहिलेशन कर रहे हो। ये गलत बात है। ये होने वाला भी नहीं है और गलत बात भी है। ये बात जोर से आस्थापूर्वक कहनी पड़ेगी। उतना ही हमको चाहिए जिसमें हम रह सकें। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साईं इतना दीजिए। हम लोग इसको भूल गए हैं। हम लोगों को यह कहने में बहुत ही अच्छा लगता है कि गांधी जी तो घुटने तक की धोती पहनते थे, तो बड़ी सादगी से रहते थे, देखो कितना बड़े आदमी थे। अरे हम किससे रहते हैं? अगर गांधी जी हमारे कोई आदर्श हैं तो उनकी घुटने तक थी, तो हमारा थोड़ा नीचे तक हो सकता है। उससे ज्यादा कैसे होगा? उससे ज्यादा होगा तो हमारा ये रिश्ता नहीं है उनके साथ। नकली रिश्ता है, गलत रिश्ता है, झूठा दावा है। इसीलिए इस विकास के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में अपनी समझ बहुत साफ करने की जरूरत है। ये गरीबी बांटने का सवाल नहीं है। जिसको आप समता कहते हैं, उस समता को लाने का यही एक तरीका है। आखिरी चौथी बात करता हूं, एक वैकल्पिक संरचना है। ये समाज की जो संरचना की बात मैंने आपसे कही, जिसके कुछ हिस्सों की बात मैंने आपसे कही, इनके विकल्प भी ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे ही तो कम नहीं हो जाएगा। तो वैकल्पिक संरचनाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। सामाजिक संरचना कैसी बनेगी? राजनीतिक संरचना कैसी होगी? आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी बनेंगी? शिक्षा कैसी होगी जो राजनीतिक, सामाजिक नई संरचनाओं को स्वीकार करने का मानस बनाती हो? क्योंकि शिक्षा का एक ही काम है, मानस तैयार करना। क ख ग ABCD सीखना शिक्षा नहीं है, साक्षरता है, उसकी भी एक हद तक उपयोगिता भी है। लेकिन शिक्षा का मतलब है नए परिवर्तनों को स्वीकार करने वाला मन तैयार करना, सामूहिक तौर पर तैयार करना। 1-2 लोगों का नहीं, पूरा समाज तैयार हो। गांधी जी की नई तालीम को समाज ने स्वीकार नहीं किया। और अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने अपनी नई तालीम पर जोर देना बाद में बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अभी समाज को उस हद तक तैयार नहीं किया गया है कि वो इस तरह की बात को स्वीकार करे। तो पहले वो मानस तैयार करना पड़ेगा। तो नई संरचना का मतलब ही है नए परिवर्तनों को स्वीकार करने वाले समाज का मन तैयार करना। वो मन तैयार करना सबसे कठिन काम है, सबसे बुनियादी काम है, जो अगर मैं कहूं तो गलत नहीं कोई समझे तो कहूं कि वो गांधी के लोगों के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले तो उन संरचनाओं को समझना, जिसकी कुछ कोशिश विनोबा जी ने अपने ग्राम स्वराज आंदोलन में की। नई संरचनाएं खड़ी ही नहीं की, उनके लिए गांव-गांव भटके लोगों का मन तैयार कराया। इस हद तक तैयार कराया कि व्यक्तिगत स्वामित्व की बात लोगों की समझ में आने लगे।
इतना व्यापक मन परिवर्तन करने का दूसरा कोई आंदोलन खड़ा हुआ हो, मैंने पढ़ा नहीं। तो ये नई संरचनाएं खड़ी करना, उसके आंदोलनों में, उसके अभियान में शामिल होना, उन अभियानों को संचालित करना, ये हमारा अपना काम है। क्योंकि इसके बगैर टिकेगा नहीं आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको आजकल बहुत फैशनेबल शब्द है सस्टेनेबल, तो जिसको वो सस्टेनेबल कहते हैं वो तो सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेन करने लायक समाज का मन तैयार हो, वो समझे कि इन मर्यादाओं के भीतर जीने में ही सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता है, इसकी कोशिश हमको करनी पड़ेगी। ये 4 काम हैं जो मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं कि अगर मैं कौन हूं इसकी पहचान ढूंढनी हो तो इन 4 कामों में अपनी भूमिका और अपना मन ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए कि मैं कहां खड़ा हूं। तो हम कौन हैं? हम गांधी परिवार के हैं और हम गांधी परिवार के हैं, इसकी पहचान ये है कि इन चीजों के बारे में हम इस तरह की आस्था के साथ जीने की और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहीं छूट रहा है। मैं बहुत गहराई से और वेदना से महसूस करता हूं कि हमारे परिवार में ये चीजें छूटती जा रही हैं। हम लोग भीड़ में शामिल हो रहे हैं। तो भीड़ तो बहुत बड़ी है, भीड़ में आप खो जाएंगे। भीड़ में किसी एक का अस्तित्व नहीं होता है। गांधी परिवार का अपना अस्तित्व अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ी ट्रेजेडी दूसरी नहीं होगी। इसलिए इन सवालों के जवाब हम सब के अपने अपने हों और वो हमारी आस्था में से निकले हों, किताबी नहीं हो। गांधी जी ने कहा, विनोबा जी ने कहा, जयप्रकाश जी ने कहा, इसलिए हम भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि अब हम महसूस कर रहे हैं, इसके अलावा रास्ता कुछ है नहीं। ये जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हम कौन है इसका जवाब हो जाएगा। मेरा जो जवाब था वो मैंने आपके सामने रखा और आप सबका दिल से आभार कि आपने ये सारी बातें सुनी। इन बातों में जितनी बातों में कोई सार आपको लगा हो वो आपका, आप लेकर के घर चले जाइए। जो सार नहीं हो मुझको वापस कर जाइएगा, मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन इस तरह की आपस की ले दे, आपस का संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि इस परिवार के अलावा हमारे पास रहने का कोई घर नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।